हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं पहली बार टी शर्ट पहनी हूँ टारगेट गुरुकुल का। बताओ कैसा लग रहा है। एंड सबसे अच्छी बात बेटा कि बहुत खुशी की बात है कि जो हमारा जो टारगेट गुरुकुल का जो यूट्यूब चैनल है वो 100 के सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब पहुँचने वाला है, क्योंकि 90 प्लस के मतलब 90 के प्लस जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमें लगता है बहुत जल्दी ही जो है 100 के सब्सक्राइबर हो जाएगा, और ये सब बेटा सब कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिया है टारगेट गुरुकुल के फैमिली को, थैंक यू सो मच। और ऐसे आप साथ देते रहें, सपोर्ट करते रहें, ताकि हम लोग एक बहुत बड़ा सा पैनल रेडी कर सकें। ठीक है, तो आइए आइए थोड़ा सा अपना इंट्रो देती हूँ। मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, बट इसके बाद अब ऑर्गेनिक के बाद मैं इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद में फिजिकल के भी क्वेश्चन आपको, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर हैं क्लास 12th में, लाइक आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, वो तीनों चैप्टर्स भी हम लोग उसके भी क्वेश्चन सारे करेंगे। तनु मैम आप लोग को पढ़ाई होंगी ऑलरेडी, वो सारे चैप्टर्स तनु मैम ने पढ़ाया है, बट क्वेश्चन उन सारे चैप्टर्स के मैं ही कराऊंगी। फिर उसके बट ऑर्गेनिक के बाद हम जस्ट इनऑर्गेनिक पे चलेंगे। अब तक हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था हैलोएल्केन हैलोएरेन से हम सीक्यू स्टार्ट किया, देन हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पे आए, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो सबसे बड़ी बात तो आपका जो 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है तो उनके जो चैप्टर्स हैं बेटा, वो जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ते रहो। ठीक है, 5 चैप्टर ये बहुत टफ नहीं है, तो उसमें से भी आप, अगर मैं आपको इन 5 चैप्टर्स में भी से भी कहूँ तो आप एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर 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 पढ़ लेना। ठीक है, मतलब पढ़ना तो सारा, बट उस पर थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि बेटा उसमें आप जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, लाइक कैनिजारो रिएक्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन से बन जाता है, सिफ बेस से बन जाता है। फिर आपसे पूछ लेता है कि किस टाइप की जो कैनिजारो है, किस टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन आपके कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, किस तरह का एल्डोल कंडेंसेशन कैसा देता है, और ये मैंने सब कुछ आपको क्वेश्चन में कराया है। ठीक है, तो आप ज़रूर से करें उसको। ठीक, और जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जितना MCQ करा रही हूँ, अगर देखिए बेटा, अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐप में जाएं और भी जितने आपकी PPT पड़ी हुई है वहाँ पे उसको जो है सॉल्व करिए खुद से। नहीं आता है तो जब भी हमारी लाइव क्लासेज होती है क्वेश्चन डालो, और मैं ना बताऊँ तो कहना, क्वेश्चन क्या करो, आप क्वेश्चन डालो कि मैम इस PPT की इस PDF का जो है ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मैं सारे क्वेश्चन रोक करके वो क्वेश्चन में आपका डाउट लूँगी। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे बेटा आपके पास तो मैं क्या करूँगी, एक अलग से डाउट क्लास ले लूँगी, जितने आपके क्वेश्चन बचे होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, और तैयारी करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, यू डोंट वरी। अभी भी टाइम है बेटा, अभी तो बहुत, जैसे आपका अभी तो CVT का एग्ज़ाम चल रहा है ना, आई थिंक, हाँ चल रहा होगा नहीं चल रहा है। ठीक है, और बाकी अगर आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी तो मान लीजिए इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के जस्ट बाद ही आपके एंट्रेंस एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि बहुत से बच्चे होंगे जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे होंगे, तो आपको जो है आप कम से कम तैयारी करते रहें, साथ में NCERT पढ़ते रहें। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि NCERT का साथ मत छोड़ो, NCERT का साथ मत छोड़ो। जैसे कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए अपने माँ बाप का साथ होना बड़ा ज़रूरी होता है। एक बच्चा जैसे मान लो एक टाइम के बाद बच्चा दूर हो जाता है अपने पेरेंट्स, बच्चा दूर होना इन सेंस, माँ बाप से तो कभी कोई बच्चा दूर नहीं हो सकता, दूर होना इन सेंस कि मान लो अपने कैरियर बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कुछ आगे पढ़ने के लिए बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बट जब बच्चा छोटा होता है तो उसे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माँ बाप के साथ रहने की रिक्वायरमेंट होती है, उनको छोड़ के वो जा नहीं पाते। ऐसे अभी आपके लिए क्या है, अभी आपके लिए माँ बाप की तरह आपकी NCERT है, आप उसको छोड़ो मत, उसका साथ जहाँ छोड़ोगे ना दिक्कत हो जाएगी। तो अभी कम से कम 1 महीने तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है, NCERT को चिपका के रखो अपने से, दिन रात सोते जगते NCERT पढ़ो। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आप बायोलॉजी की बार बार NCERT पढ़ो, आपको उससे बाहर कुछ क्वेश्चन मिले तो कहना। देखो पढ़ना अलग चीज़ होता है और समझ के पढ़ना अलग चीज़ होता है। NCERT को डिकोड करना होता है बेटा, NCERT में एक लाइन लिख दिया, अब आप उसको डिकोड करो, 3-4 लाइन आपको मिल जाएगा उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ चलिए, बहुत हो गया लेक्चर, आइए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं बेटा, आ जाइए। हमारा अब तक जो आज हमारा जो पहला चैप्टर है बेटा, सॉरी, अब तक हम लोगों ने सबको एमीन्स वाले, पिछले लेक्चर में हमने एमीन्स के PYQ किए हैं। ठीक है, MCQ किए हैं। अब हम करेंगे बायोमोलिक्यूल के MCQs। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के MCQ करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके फ्रंट आपके सामने है, चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए बेटा। क्वेश्चन है आपका, देखो मैंने PPT हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में बनाया है, बच्चों की डिमांड थी कि मैम सिर्फ इंग्लिश में क्यों बना हुआ है। क्वेश्चन है बेटा आपका,
द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है CnH2O का होल N, ठीक है। अब आपको याद रखना था, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इस फॉर्मूले में क्या होते हैं, सेट नहीं होते हैं, बट वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस फॉर्मूले में सेट हो जाते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्लास, आप क्लास चाहिए देखिए, मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। आपका आंसर क्या होगा बेटा, CnH2O का होल N, क्या हो जाएगा ये, CnH2O का होल N। आप देख सकते हैं जैसे कि C6H12O6, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, CnH2O का होल N। आप जब सॉल्व करेंगे n का इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको यही निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगला आइए बेटा, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड एबंडेंटली इन द नेचर, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपाउंड इज फाउंड एबंडेंटली इन नेचर, मतलब कि नेचर में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है ये, हाँ। क्या निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बेटा आपको याद रखना है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है मेनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बेटा, मेनली जो होते हैं आपके ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये प्लांट सेल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है क्वेश्चन आपका, सेलुलोज इज, सेलुलोज आपका क्या है, सेलुलोज क्या है, पहला आपका है हेक्सो पॉलीसैकेराइड्स, पेंटा पॉलीसैकेराइड्स, ट्राई पॉलीसैकेराइड्स, या नन ऑफ दीज। आपने क्या पढ़ा था सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज और स्टार्च के बारे में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सेलुलोज और स्टार्च जो हमारे होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, वो पॉलीमर होते हैं। तो इन चारों में से ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आप डायसैकेराइड्स में याद रखेंगे कि 3 तरह के डायसैकेराइड्स होते हैं बेटा, 3 तरह के डायसैकेराइड्स होते हैं। मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था, S, M और L। मैंने बोला था सुक्रोज, माल्टोज एंड फाइनली बेटा आपका है लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन 5 की बात हम किए थे, और हमने बात किया था कि जो सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, देन आपका ये फिर लैक्टोज होता है। हम लोगों ने स्पेशली सुक्रोज के बारे में ये बात किया था कि जो सुक्रोज होता है आपका ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्या होता है ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। रीजन था कि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होते इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में। फिर हमने बात किया था माल्टोज और लैक्टोज के बारे में, बात किया था कि जो माल्टोज और लैक्टोज होता है बेटा वो क्या होता है, जो माल्टोज और लैक्टोज होता है ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 2 से 3 बातें और बताई थी, यहीं पे इस बातों को नोट कर लो, यहाँ पे इन बातों को यहीं पे नोट कर लो कि जो आपका सुक्रोज होता है बेटा, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहूँगी कि जो आपका सुक्रोज होता है, ये तो आपको आंसर समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अपने दिमाग में बैठा लो कि सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं पाया जाता है, दैट इट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। अब एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि सुक्रोज को और हम क्या कहते हैं, तो सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से जानते हैं, सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से जानते हैं, या तो इसे हम इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, या तो इसे हम इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो सुक्रोज को हम या तो केन शुगर के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आ जाना जरा लैक्टोज को और हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना आपको लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये सब बेटा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
सुक्रोज को हम किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर के नाम से भी पाए जाते हैं। सुक्रोज, दूध पीते हो, दूध ग्लास में मान लो कि गाय का दूध घर पे आया, तुमने गर्म किया, उसको पिया, तब गर्म बिना चीनी डाले भी वो हल्का हल्का मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए लैक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर भी कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आपके पास मान लो, अब मैं आपसे पूछ लूँ, अब आपसे किस तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता था? आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि बताइए, देखो मतलब मैं बस ये बताना चाह रही हूँ बेटा, कितने तरह के क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं। अपना तो दिल का बता दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कह रहा है बेटा कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये तो आपने आंसर कर लिया। अब मान लो आपसे यही एग्जाम में ये पूछ लेता, कौन सा आपका डायसैकेराइड्स नहीं है, कौन सा आपका डायसैकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायसैकेराइड। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका डायसैकेराइड्स नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया SML, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा? हमारे डायसैकेराइड्स होते हैं। तो आपका ग्लूकोज क्या बच गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके मोनोसैकेराइड्स में आते हैं, तो ये आपका मोनोसैकेराइड्स हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आपको ये बात भी याद रखनी है कि इसमें से ये आपका क्या होता है? सुक्रोज आपका सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बाकी ये दोनों क्या होते हैं? हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। एक क्वेश्चन से मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता दिया। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्डोपेंटोज। आपको बताना है कौन सा एक इनमें से है जो एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोपेंटोज का उदाहरण है? मैंने आपको बताया था व्हाट इज द एल्डोपेंटोज, जरा आप बताएं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्डोपेंटोज। कौन सा जो है आपका इनमें से एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल है? एल्डोपेंटोज का क्या मतलब हुआ? एल्डिहाइड ग्रुप होगा 5 कार्बन के साथ। ठीक है, क्या होगा? ये आपका कम से कम एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका एल्डोपेंटोज कहलाएगा। अब इसमें देखो आपका आंसर बेटा डी राइबोज है। कैसे है देखिए यहाँ पे, इसमें क्या होता है? एल्डोपेंटोज का मतलब क्या हो गया कि 5 कार्बन तो होंगे इसमें। ठीक है, और एल्डोपेंटोज का मतलब कि आपका एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको लेकर के टोटल 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले एल्डोपेंटोज बनाते हैं और इसमें आपका डी राइबोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक 2 3 4 ठीक है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्डोपेंटोज। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फ्रक्टोज, इरिथ्रोज। इन सब में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी राइबोज। डी राइबोज इज एन एग्जांपल ऑफ द एल्डोपेंटोज, जिनके पास क्या होता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। देखिए यह आपका CHO है, COH, COH, COS, CH2OH, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? डी राइबोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइबोज। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो डी राइबोज क्या होता है? आपका एल्डोपेंटोज का एग्जांपल होता है, और ये आपका साथ में स्ट्रक्चर हो गया। ओके, आगे आइए। हाँ, बहुत गर्मी है यार, बहुत गंदी वाली। आज तो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है। कितने लोग यहाँ पे गोरखपुर के हो? आज बहुत दिनों बाद गोरखपुर में बारिश हुई है, सुकून मिला है, सुकून। और आज सुबह तो नींद ही नहीं खुल रही थी बारिश की वजह से। अच्छा ऐसा होता है ना कि जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, अचानक मौसम चेंज हो जाता है, वाओ कितना अच्छा लगता है। चलिए आइए। Match the sugars in column first with their type given in column second and mark the appropriate choice। कह रहा है कॉलम फर्स्ट में शक्कर को कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सुमेलित करें और उपयुक्त विकल्प को चिन्हित करें। करिए चिन्हित।
कॉलम फर्स्ट में शक्कर को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सुमेलित करें और उपयुक्त विकल्प को चिन्हित करें। तो बताना है आपको कि ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है कि कीटोहेक्सोज होता है, क्या होता है। अभी मैंने आपको राइबोज का तो बताया है तुरंत। देखिए आपको कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बहुत रटने वाला काम या फिर बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, भाई यार ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी हम ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, कर ले जाते हैं। आइए पर आपको एक तो आना चाहिए। हमें सबसे आसान जो हम मतलब मुझे जब मैं एग्ज़ाम वगैरह दिया करती थी और पढ़ा करती थी जब आप लोग की एज में थी, तो मुझे सबसे आसान मैच द फॉलोइंग लगता था, क्योंकि मैं अगर कोई दो चूज कर लेती थी ना तो मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता था। बाकी अगर मान लो मुझे एकदम नहीं आ रहा है, मान लो अगर आ रहा है तब तो ठीक है, एकदम क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा है तो भी मैं कभी तो पढ़ी हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, थोड़ा सा सारे क्वेश्चन कर लो और फिर जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, फिर उसका देख लो तुम्हारे पास 20-25 मिनट बचे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को तुम अब ट्राई करना शुरू करो। और तुमने कभी भी पढ़ा होगा लाइफ में, उसको ध्यान से पढ़ा होगा और थोड़ा सा आंखें बंद करो, थोड़ा सा जोर दोगे दिमाग में, तो तुमको आंसर भी धीरे धीरे उससे मैच होने लगते हैं कि हाँ ये इसका हो सकता है। मतलब मेरे साथ तो होता है। अब यहाँ पे आओ, जैसे अभी आपने राइबोज के बारे में पढ़ा है कि ये क्या होता है, एल्डोपेंटोज होता है। सॉरी एल्डोपेंटोज नीचे दिया हुआ है, राइबोज एल्डोपेंटोज है, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या सी का फोर्थ कहीं दिया हुआ है। अब देखो ना बेटा, मैंने बोला ना, देखो सी का फोर्थ सिर्फ एक में, देखो 1 2 3 4 इन चारों में से केवल एक में सी का फोर्थ आंसर दिया हुआ है। अब बताओ आप कर ले जाओगे कि नहीं। देखो यहाँ पे कुछ और तुमको करने की जरूरत थी, इसको तुमने सिर्फ राइबोज को, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, राइबोज के बारे में तो पढ़ा है। अभी हम लोगों ने देखा है कि राइबोज हमारा क्या होता है बेटा, एल्डोपेंटोज का एग्जांपल होता है। अब तुमने अगर इस बात को याद रखा है तो तुमको इतना बड़ा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुमको इन चारों में से क्या आता है उसको चूज कर लो। तुमने पढ़ा कि तुम्हें राइबोज के बारे में अभी जस्ट पहले ही पढ़ा था, तुमने देखा कि राइबोज तुम्हारा एल्डोपेंटोज है, तुमने चारों में से सेलेक्ट किया, चारों ऑप्शन में देखा क्या सी में किसी में फोर्थ से मैच है। आपने देखा कि जो फोर्थ वाला है, जो डी वाला ऑप्शन है हमारा, उसी में सिर्फ क्या है, सी वाला फोर्थ से मैच है। तो बाकी तो आपको सोचना ही नहीं है, बाकी हम बात करेंगे अभी। बट आपको अगर एग्जाम में अगर आपको टिक करना है तो बाकी तीनों ऑप्शन, तीन जो आपके दिए हैं उसको देखना ही नहीं है, आपको डी पे क्या करना है, सेलेक्ट करना और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो कभी घबराना नहीं यार कि ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, जो आ रहा है पहले उसके बारे में तो सोचो। हो सकता है कि तुम्हें ग्लूकोज के बारे में नहीं पता है कि वो एल्डोहेक्सोज है कि एल्डोपेंटोज है, बट राइबोज के बारे में तो पता है, उस पर टिक करो, देखो तुमको आंसर मिल गया। तो इसीलिए पहले कोई काम करने से पहले हार नहीं माननी होती है, कोई भी काम करने से पहले हार नहीं माननी होती है, पहले काम को करना होता है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आपने हमारी जो भगवद गीता में लिखा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप पहले कर्म करिए, कर्म तो करिए, फल की इच्छा मत करिए। और ये बिल्कुल सही है यार, आप लाइफ में खुश रहना सीखो और बहुत ज़्यादा फ्यूचर को मत, बिल्कुल भी मत सोचा करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी हम लाइफ में बहुत आगे सोच लेते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डिप्रेस होना वहीं से शुरू होते हैं। इसलिए आप बस आज के बारे में अच्छा सोचो, यकीन करो कल तो अच्छा ही होगा। फिर अगर आप आज अच्छा सोच रहे हो और आज अच्छा कर रहे हो तो कल अच्छा होगा। लेकिन पास्ट के बारे में कभी मत सोचा करो, जो हो गया सो हो गया, सीख लिया करो, पास्ट में जो गलतियाँ की उसको नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बस मैं ये कह रही हूँ, कभी भी किसी काम के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती है। हम लोग क्या करके अब ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। जैसे यार मान लो तुमने कुछ बच्चे पढ़ाकू होते हैं तो कभी ऐसे करते हैं यार, 1 घंटे वो दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिए, अब घर आकर के 1 घंटे और सोच के बर्बाद कर लेते हैं, यार 1 घंटे तो मैंने बर्बाद कर दिया। अरे ठीक है, हो गया तो हो गया, अब तो पढ़ लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे और सोच के बर्बाद करते हैं कि यार क्यों पिछले महीने क्यों मैं घूमने गया दोस्तों के साथ, क्यों मैं घूमने गई, क्यों मैं बात की, टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो लाइफ में जो जहाँ पे हो रहा है उसको वहीं पे शट डाउन करो, वहीं पे कट करो, वहाँ से तुरंत नई शुरुआत कर दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है। आ गया, बस ये क्वेश्चन ये था बेटा कि आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, इधर आओ। अब देखो आपका ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। देखो ए का सेकेंड ऑप्शन। फ्रक्टोज क्या होता है आपका, कीटोहेक्सोज होता है, बी का 1 ऑप्शन। फिर आपका राइबोज होएगा, इरिथ्रोज क्या हो जाएगा, जो एक आपका बच गया, एल्डोटेट्रोज। कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द, क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल कन्वर्ट। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल कन्वर्ट विच डायरेक्टली इन ग्लूकोज। थोड़ा वहां से कट रहा है ना, हाँ, विच डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल कन्वर्ट स्टार्च डायरेक्टली इनटू द ग्लूकोज, कह रहा है कि डायरेक्टली क्या होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो बेटा ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, जैसे क्या करते हैं हम, तो कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं स्टार्च को इसके साथ, तो क्या होता है डायरेक्टली हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की लाइन था। आगे आओ, इसको सॉल्व करो। आप आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आइए क्वेश्चन आपका, ग्लूकोज का रिएक्शन सबसे पहले HCN के साथ करेंगे, देन उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन उसको HI और HI के साथ क्या कर देंगे, मतलब HI के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट कर देंगे। ठीक है, आप ट्राई करेंगे कि मैं करूं? आप ट्राई करेंगे क्या? सुनो, वीडियो को पॉज करना, लाइव लेक्चर तो है नहीं, लाइव वीडियो होता तो मैं रुकती यहाँ पे, फिर कहती आप करो, देन मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, तब यहाँ पर क्या करना, वीडियो को अनपॉज करके देखना। ठीक है, आ जाओ। तेरा ये इश्क मेरा फितूर, जिस रंग कहे रंजियों में। ग्लूकोज का HCN के साथ रिएक्शन, सबसे पहले तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, और आपको पता है कि ग्लूकोज में पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, यहाँ देखो ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, CHOH का टेट्रा CH2OH, ये शॉर्टकट है इसका। अब मैं आपसे ये कहती हूँ, जरा देखना, मैं अगला पेज ले लूँ क्या? अगले पेज पे करूँ क्वेश्चन, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इधर आओ, क्वेश्चन तो आप देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, इतना आपको दिखा। अब आओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ कह रहा है कराने के लिए, कह रहा है HCN के साथ इसका रिएक्शन करा दो बेटा। किसके साथ कराना है? HCN के साथ। अब आपको याद करो साइनोहाइड्रिन बनता है, हम लोग इसको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब कभी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हम HCN के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। कुछ नहीं करना है, अगर आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो आसानी से कर ले जाएंगे, CP+ OP-। इतनी सी बात आपको समझ में आई? हम मैंने बार बार बताया है कि जब कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होगा तो CP+ OP- क्या करो, इसको प्लस माइनस में क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, मतलब सॉरी ब्रेक डाउन कर दो। मतलब कि बेटा सॉरी CP+, ये आपका है, जब इसको क्या करोगे एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो C पे क्या आ जाएगा, प्लस OP- आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इधर आओ, चलो अब आप देखो इसको C पे प्लस OP-, यहाँ पे H पे प्लस CN पे माइनस, इतना समझ में आया? ठीक है, H पे प्लस CN पे माइनस, इसको ब्रेक करो, उसको कार्बन पे प्लस OP- दे दो। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको पूरा कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया इसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्लस माइनस में आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको पता है कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अपोजिट जेंडर क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे क्या होते हैं अपोजिट चार्ज भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है बेटा, अब प्लस वाले को माइनस दे दो, माइनस वाले को प्लस दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है जरा देखना, C पे प्लस O पे माइनस है तो प्लस वाले को माइनस दे दो, मतलब कि बेटा ये आपका जो कार्बन पे प्लस है इसको माइनस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ला करके क्या करो माइनस को लगा दो, कार्बन प्लस था इसको CN दे दो। अब देखो O पे माइनस था इसको क्या ला के दे दोगे, H दे दोगे ला करके, ये आपका O हो गया OH। समझ में आया? पहले उसको प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन करो, फिर प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस दे दो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक पहला तो आपका हो गया। क्या था ये क्वेश्चन आपका, ये था क्वेश्चन, ये था बेटा आपका कि जब आपका ग्लूकोज HCN से रिएक्ट कर रहा है तो आपका X क्या बन गया, आपका X बन गया बेटा साइनोहाइड्रिन, ये आपका X बना हुआ है। ठीक है, इतना हो गया आपका, दिख रहा है आपको अभी तक? हाँ ठीक है, ये आपका बेटा 1 हो गया। ठीक, X बन गया। अब क्या कह रहा है करने के लिए, कह रहा है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या कराना है बेटा, हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या कराना है इसकी, हाइड्रोलिसिस। कल ही मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया, अभी देखो पहले स्टेप में क्या करना था, पहले स्टेप में एक एक स्टेप करके चलो, आराम आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है।
पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे आज, कल क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन ही कम से कम अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो ग्लूकोज का रिएक्शन बेटा HCN के साथ कराया, ये तो आपके लिए आसान था, क्योंकि आपके लिए क्यों आसान था ये, क्योंकि हम लोग इसको कार्बोनिल कंपाउंड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, वहाँ पे क्या होगा C पे प्लस O पे माइनस, ये ब्रेक डाउन होगा, HCN के साथ रिएक्शन कराया, ये आपका एक्साइनोहाइड्रिन बन गया, ठीक है। अब अगला चलो, अगला क्या कह रहा है बेटा, अगला कह रहा है कि इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए अब आपको यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रखनी है। अभी मैंने आपको कल ही बताया है, एक बात बताओ, इस कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको साइनाइड दिख रहा है, CN ग्रुप दिख रहा है। मैंने अभी आपको कल ही बताया है कि जब कभी भी कहीं साइनाइड का रिडक्शन होता है, कभी भी साइनाइड का रिडक्शन होता है तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री के एमीन में, 1 डिग्री के एमीन में। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जब कभी हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है। इस बात को याद रख लो कि जब कभी साइनाइड का रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस बात को आप नोट डाउन कर लो, ये आपको शॉर्टकट आंसर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि अगर साइनाइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं तो ये 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट होगा, और अगर हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ये बात, आप इसको नोट डाउन करो कि अगर हम साइनाइड की रिडक्शन कराते हैं तो ये 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट होता है। मैंने अभी आपको कल के एमीन वाले चैप्टर में इसका क्वेश्चन कराया है। और अगर हम क्या करते हैं, साइनाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई, तो आइए अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई आपकी, ठीक। अब देखो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो बाकी सब पे कोई असर नहीं करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, CN को साइनाइड मतलब क्या करेंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा साइनाइड है उसको क्या करेंगे, हम एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोलिसिस के बाद आपका Y वाला पार्ट बनाइए, तो ये आपका Y बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है इतनी बात, समझ में आया आपको इतनी बात, आगे आइए। ठीक है बेटा, समझ में आया। अच्छा, इसको और हम लोग एक तरीके से, और इस वजह ध्यान देना, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे इसको वैसे लिख सकते हैं, COOH, ये ऑलरेडी क्या है, इस वाले कार्बन से अटैच है। इसको लिख सकते हैं बेटा CHOH, फिर यहाँ पे आगे आ जाओ CHOH का टेट्रा CH2OH। इतना तो कर ही सकते हो ना, समझ में आ गया ना ये क्या है, कुछ नहीं है बेटा, बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, COH को एक अलग किनारे कर दिया, फिर इसको मैंने CHOH फॉर्म में दे दिया। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कंप्लीट होगी बेटा। देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है, बट हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। देन अगेन CHOH का टेट्रा एंड CH2OH, ठीक है। तो इतनी बात, ये भी आपका Y वाला ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आपका Y हो गया, Y तक तो आपने कर लिया। अब क्या करना है बेटा, HI के साथ हीट करना है। अब आपने क्या पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में इस बात को कि HI क्या करता है, HI एल्कोहलिक ग्रुप तक, क्या मतलब सबको क्या करता है, वो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे आ जाओ जरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला कह रहा है बेटा इसको HI के साथ हीट कर देना है। क्या करना है, इसको HI के साथ हीट कर देना है। जब आप इसको HI के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, जरा देखना, जब आप इसको HI के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको हटा दो, क्योंकि हम सिर्फ अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज के बारे में स्पेशली पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका CHOH का टेट्रा CH2OH, ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मिनट रुको, आगे आओ। ये सब के सब क्या होगा बेटा, आपके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये CHOH ग्रुप एल्कोहल को भी क्या करेगा, ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में, CHOH का टेट्रा, CH2 का टेट्रा CH3। समझ में आया। तो क्या बना आपका, ये कह रहा है कि जब HI के साथ आप इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये आपका COOH का हो जाएगा, ठीक है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। देन अगेन ये आपका
CH2 में कन्वर्ट है CH, देखिए ये आपका एक CH2 ये वाला था और एक आपका क्या है ये CHOH का टेट्रा वाला है, फिर आपका ये क्या बच जाएगा CH3 बच जाएगा। ठीक है, देख लो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये फाइनल आपका यही वाला ही है बेटा, ये आपका आंसर है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Z। अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो COH, CH2 और CH2 का टेट्रा है बेटा, यहाँ पे ओपन करके लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या किया, इस CHOH को क्या कर दिया, एक CH2 में कन्वर्ट कर दिया, CHOH का टेट्रा ये भी CH2 का टेट्रा में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। यार आपको मैंने पढ़ाया है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कि आपका जो HI होता है वो क्या करता है, आप जब उसके साथ इसका रिडक्शन कराते हो तो सबको वो रेड्यूस कर करके किस में लेते जाता है, डायरेक्टली वो एल्केन में लेते जाता है। HI कोई भी आप वहाँ पे ग्रुप लगा देंगे उसको रेड्यूस करके कहाँ लेते जाएगा, एल्केन तक लेते जाता है। वही काम यहाँ पे हो रहा है। एसिड को छोड़ देना आप, जो आपका पहला ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज वाले जो आपका ग्लूकोज के कार्बन है उस पर आइए, उसमें आप देखेंगे कि CH2 मतलब ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो गया, CH2 टेट्रा हो गया और ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो CH2 का पेंटा, फिर ये आपका हो जाएगा CH3। अब बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन तो यहाँ दिख रहे हैं, छठा यहाँ पे दिख रहा है 7, मतलब कि टोटल ये 7 कार्बन का एसिड है। इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, हेप्टोनिक एसिड। हेप्टोनिक एसिड आया समझ में, आया होगा भाई। देन योर आंसर विल बी हेप्टोनिक एसिड। कैसे आया पता चला, एक एक स्टेप आपको करना था। सबसे पहले ग्लूकोज का रिएक्शन HCN के साथ कराया, साइनोहाइड्रिन बना, फिर इसमें हाइड्रोलिसिस कराया, तो मैंने बोला जो आपका साइनाइड वाला ग्रुप है उसको क्या करो, हाइड्रोलिसिस करके एसिड तक ले जाओ। फिर मैंने आपको बताया HI और हीट के साथ रिएक्शन कराना था, तो क्या करना आप ग्लूकोज के सारे रिएक्शन करना, ग्लूकोज पे जो कार्बन है वहाँ पर रिएक्ट कराना और वहाँ पे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देना आप, एल्केन तक उसको रेड्यूस करके लेते जाना। ठीक है, देन योर ऑप्शन विल बी हेप्टोनिक एसिड। थैंक यू, आ जाओ आगे। इस क्वेश्चन को करो, कह रहा ऑन ऑक्सीडेशन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू। टूटा हुआ ख्वाब हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ। करिए बेटा इस क्वेश्चन को करिए। गर्मी में ठंडा पानी मिल जाए, अमृत मिलता है, अमृत। बेटा ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू। बताओ, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी है, इसको तो आप एनसीईआरटी से बाहर नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते हो। जैसे इसके पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ पे तो थोड़ा बहुत आपका एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से जोड़ के करा दिया था, यहाँ पे तो सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट मतलब बायोमॉलिक्यूल की ही बात कर रहा है। और देखते हैं, on oxidation with a mild oxidizing agent like bromine water the glucose is oxidized too। देखना जरा, सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज का बना लो, CHO, CHOH का टेट्रा, CH2OH, ये हो गया आपका ग्लूकोज। अब कह रहा है कि जब इसका ब्रोमीन वाटर जैसे हल्के ऑक्सीकारक के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बनता है। मतलब कह रहा है बेटा कि अगर हम इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, अरे यार ये क्या, ओह सॉरी, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये आपको समझ में आया। कह रहा है कि ग्लूकोज का अगर रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। हमने पढ़ा था कि जब कभी भी ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन जब कभी ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रोमीन वाटर,
ब्रोमीन वाटर, ठीक है। जब कभी भी हम ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। मतलब कि अब आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका एल्डिहाइड है, देखो एक्चुअली ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, इसी वाले ग्रुप पे होता है, सिर्फ एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे होता है, CH2, बाकी सब ऐसे लिख दो, CH OH का टेट्रा CH2OH, ठीक है, समझ में आया। इस ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, कर ले जाएंगे ये चीज़। आपको समझ में आया ये क्या है, कह रहा है कि अगर ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिएक्शन हम जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड, ये आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन योर आंसर विल बी ग्लूकोनिक एसिड। कह रहा है ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ द ग्लूकोज इट नीड्स x मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, द वैल्यू ऑफ x वुड बी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा बताओ एक बार कि अल्कोहल में कितने प्राइमरी अल्कोहल होते हैं और कितने, सॉरी एल्डिहाइड में कितने प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, कितने सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। मैं यहाँ पे पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे बताओ एक बार। कह रहा है कि ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ द ग्लूकोज, अगर देखो आप एनसीईआरटी खोलना और उसके रिएक्शन पे जाना, वहाँ देखोगे कि ग्लूकोज का जो रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हुआ है, ठीक है। बस वो रिएक्शन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसको समझा रही हूँ कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के x मोल की आवश्यकता होती है। x का मान क्या होगा, इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहली बात तो एक बात आप बताना कि जब कभी भी ग्लूकोज आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्लूकोज में कितने अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है कि ग्लूकोज में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो आप बताएंगे इसका, हम जब एसिटाइलेशन कराते हैं देन ये हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में कितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ पे एक बात आप जरा ध्यान देख दीजिएगा, CHOH का टेट्रा, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 4 तो आपके अल्कोहलिक ग्रुप यहीं दिख गए और एक आपका अल्कोहलिक ग्रुप नीचे दिख गया। अब ये जो 4 सेंटर वाले आपके अल्कोहलिक ग्रुप हैं बेटा, ये कौन से वाले अल्कोहलिक ग्रुप हैं, ये आपके सेकेंडरी अल्कोहल होंगे। क्या होंगे, 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, और ये वाला आपका क्या होगा, जो टर्मिनल पे है वो आपका 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। समझ में आया, अरे होगा ना, जरा बात बताओ मुझे। ये आपका मान लो CHO है, ये आपका जो है ये है। अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो आपका कार्बन है, ये मान लो हम लोग सिर्फ इस एक समझ लो, समझ में आ जाएगा। मान लो ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, OH ग्रुप है, ये आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो आपके सेंटर वाले अल्कोहल हैं वो क्या है, 2 डिग्री का अल्कोहल है, और जो आपका टर्मिनल वाला अल्कोहल है वो आपका 1 डिग्री का अल्कोहल है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, देखोगे कि उसमें 5 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, 4 आपके कहते हैं सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, और आपका एक जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब बेटा इस बात को याद रखना है कि हम जब भी एसिटाइलेशन कराते हैं, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो इसी पे होता है, OH ग्रुप के साथ ही होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एसिटाइलेशन जब कराएंगे ग्लूकोज का तो कितने मोल एसिटिक एनहाइड्राइड की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितने मोल OH ग्रुप, जितने मोल हमारा अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उतने क्या होंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की नीड होगी। देन योर आंसर विल बी 5। क्यों 5, क्योंकि 5 एसिटिक एनहाइड्राइड की इसलिए नीड पड़ेगी क्योंकि हमारे ग्लूकोज में 5 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। आगे आ जाइए, ये तो आसान है। कह रहा है द लेटर D इन कार्बोहाइड्रेट सिग्निफाई, कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट में D लेटर है वो क्या सिग्निफाई करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कॉन्फ़िगरेशन, बेटा दिख तो रहा है ना आपको। कह रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कॉन्फ़िगरेशन, डायमैग्नेटिक, या फिर मोड ऑफ द सिंथेसिस। तो आपको याद रखना है कि जो लेटर D इन कार्बोहाइड्रेट सिग्निफाई करता है वो होता है बेटा आपके कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, ठीक है। आगे आइए, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, अरे यार ये तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, दिख रहा है आपको, विजिबल नहीं है ये स्ट्रक्चर। आइए अब इसको देखते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को देखिए।
कह रहा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, जो गलत वाला स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, पिकअप करना है, ठीक है। कह रहा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, ठीक। आइए, पहला बेटा आपका ऑप्शन है, देखो आपको क्या चूज करना है, कह रहा है इनकरेक्ट, क्या चूज करना है आपको, इनकरेक्ट चूज करना है, मतलब आपको गलत कथन बताना है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, पहला आपका ऑप्शन है कि ग्लूकोज 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला बेटा आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड दूसरा आपका बीटा डी ग्लूकोज, ये तो बिल्कुल सही कह रहा, सही कह रहा ना, ऐसा ही होता ना बेटा, ये आपका सही है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही कह रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो पायरेनोज की तरह दिखता है और जो आपका कीटोज होता है वो फ्यूरॉन की तरह दिखता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्यूरॉन की तरह होता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इनएंसियोमर, बिल्कुल गलत, मैंने आपको इनएंसियोमर और एनोमर के बारे में बताया था कि एनोमर जब पहले नंबर के कार्बन पे क्या होता है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एनोमर कहलाता है। तो हमारे जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है बेटा, जो अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, ये इनका आपस में कौन सा रिलेशन है, एनोमर का रिलेशन है, ठीक है। कहता है एनोमर का, इसके बाद वाला क्वेश्चन है वहाँ पे स्ट्रक्चर दे करके करा दूंगी, अभी आप इसको देख लो। याद रखना कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमारे इनएंसियोमर नहीं होते हैं, ये एनोमर्स होते हैं, क्योंकि इसमें पहले नंबर एनोमर क्या होते हैं, जब कार्बन नंबर 1 पे कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है, जब वहाँ पे क्या होता है, कुछ हम वहाँ पे चेंजेस करते हैं तो वो हमारा एनोमर्स होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, मतलब आपका सही आंसर क्या है, मतलब आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन है, सी वाला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है, मतलब कि गलत है, मतलब हमें चारों में से आपको क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट क्या है आपका, यही वाला है, इनएंसियोमर नहीं होते, याद रख लेना इस बात को कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स मेड अप ऑफ ओनली बीटा ग्लूकोज यूनिट, बिल्कुल सही कह रहा है कि सेलुलोज आपका क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है और ये ओनली बीटा ग्लूकोज यूनिट का बना होता है, ठीक है, कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन दिख रहा है, जरा देखिए। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है कि द एनोमेरिक कार्बन इन डी पॉजिटिव ग्लूकोज, अभी हमने बताया कि जो एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, डी पॉजिटिव ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन क्या है, जो C1 जो कार्बन 1 का होते हैं, मतलब नंबरिंग करेंगे, जो 1 नंबर पे कार्बन आता है वो आपका क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि डायबिटिक पर्सन कैरी अ पैकेट ऑफ ग्लूकोज विथ हिम ऑलवेज बिकॉज, कह रहा है कि जो डायबिटिक पर्सन होता है वो पैकेट ऑफ द ग्लूकोज लेके चलता है विथ हिम ऑलवेज बिकॉज, कह रहा है मधुमेह रोगी, आप लोग के अगल बगल आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि आजकल तो बीमारी कॉमन हो गई है, क्या हो चुकी है, कॉमन बीमारी हो चुकी है। हाँ आइए, क्या डायबिटिक पर्सन कैरी अ पैकेट ऑफ ग्लूकोज विथ हिम ऑलवेज बिकॉज, बताओ ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा क्या होता है, जो डायबिटिक की जो पर्सन होता है, जो मधुमेह रोगी जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो शुगर का लेवल होता है वो सडन क्या होता है, फॉल कर जाता है, ठीक है, सडन गिर जाता है, तो वो उनको इंस्टेंटली क्या होता है, तुरंत उन्हें ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना होता है, इसलिए क्या करते हैं, ग्लूकोज इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट इंट, कि ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल, जो चीनी आपका होता है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को तुरंत क्या करता है, इंस्टेंटली बढ़ा देता है, ठीक है, ये आपका रीजन होता है। क्वेश्चन है कि डायबिटिक पर्सन पैकेट ऑफ ग्लूकोज क्यों लेके चलता है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो डायबिटिक पर्सन होता है उनका ग्लूकोज का लेवल शट डाउन अचानक क्या होता है, गिर जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो पैकेट रखे रहते हैं चीनी का, फाड़ो घोलो पी जाओ, या फाड़ो घोलो खा जाओ, सारी फाड़ो और खा जाओ, कुछ भी दोनों में से आप कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा आपका, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके बाद जो आपका दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम कम से कम 20-25 क्वेश्चन को कवर कर देंगे बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर का, और ये आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, देन हम इनऑर्गेनिक पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।